तो शाम के 7 बज चुके हैं और आइए आज फिर से हम क्लास 10th का सब्जेक्ट ज्योग्राफी यानी भूगोल को स्टार्ट करते हैं। और इसका अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इकाई 1 जो भूगोल का सबसे लंबा चैप्टर है। भले ही इसे पार्ट वाइज क ख ग घ ङ में बांटा गया है, लेकिन है तो पहला चैप्टर ही, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो ये टोटल 126 पेज का चैप्टर है। सो थोड़ा सा लंबा चैप्टर, टाइम लगेगा, बट घबराएंगे नहीं आप। पार्ट वाइज डेली का डेली आप लोग पढ़ते रहें। बाकी अन्य सब्जेक्ट जो भी है वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको कंप्लीट हिंदी मिल जाएगा। दोनों हिंदी, फर्स्ट हिंदी सेकंड हिंदी का कंप्लीट वीडियो है। संस्कृत का कंप्लीट वीडियो है 10th क्लास का। हिस्ट्री का कंप्लीट है, मैथ का कंप्लीट है। ऐसे करके आपको इंग्लिश बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पे कंप्लीट वीडियो अपलोड हो चुका है, तो वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोग केवल एसएसटी और इंग्लिश है जो बाकी है, तो इसे पहले एसएसटी को हम कंप्लीट करा दें तब इंग्लिश को कंप्लीट कराएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने खंड क का पढ़ा है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 5 तक। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। या आपको प्लेलिस्ट में जाने का तरीका पता हो तो जाकर के एक बार देख लीजिए पार्ट 1 से लेकर 4 तक, तो ये समझ में काफ़ी अच्छे से आपको आएगा। कल कुछ लोगों का कमेंट था, मैंने देखा, मैं बीच में कुछ नहीं बोलता हूँ, किसी का नाम नहीं लेता हूँ। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे सर मेरा नाम लीजिए। नाम लेने से दिक्कत ये होता है बाबू कि अन्य जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, लाइव क्लास जब ख़त्म हो जाएगा, तो इसके बाद जो भी व्यक्ति वीडियो देखेंगे तो उनको परेशानी होगी कि बीच में हम किसका किसका नाम ले रहे हैं, तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए बीच में नाम नहीं लिया जाता है। और कुछ लोग क्वेश्चन भी किए थे, केंद्रीकरण क्या है या जो भी क्वेश्चन है, तो उसका भी हम रिप्लाई ऑनलाइन क्लास में नहीं दे पाते हैं। इसकी वजह होती है कि बीच में हम अगर एक्स्ट्रा बातें करना शुरू कर देंगे तो, और नहीं बोले कि बाद में जो आदमी वीडियो देखेगा वो कन्फ्यूजन में पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन है तो उसका जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है। तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और उस टेलीग्राम में जा कर के जो भी आपका क्वेश्चन है आप उसमें पूछिए। उसमें आप टाइप करके भेज दीजिए कि सर ये क्वेश्चन हमको बताइए, उसी में हम सबको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है ना। तो या अगर वो भी आपको नहीं हो पाता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कर दीजिए, उस पर भी मैं आपको भेज सकता हूँ। तो टेलीग्राम सबसे बढ़िया है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण। तो आप लोगों को पता है कि संसाधन क्या है। तो संसाधन वही जिसका हम प्रयोग करते हैं, मोबाइल, कलम, टेबल, कुर्सी, ये सारी की सारी चीज़ें संसाधन है। अब संरक्षण का अर्थ हो गया सुरक्षा, उसको बचाना। आखिर हमारे घर में बहुत सारी वस्तुएं हैं तो उसका उपयोग करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी सामान अगर हम लोग ख़रीदते हैं तो उपयोग के लिए ही ख़रीदते हैं, लेकिन उपयोग करने का एक सही तरीका भी होना चाहिए ताकि उतना ही वस्तु का उपयोग हो सके जितना उसकी ज़रूरत है, न कि बेवजह उसका हम प्रयोग करें और उसे बर्बाद करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर लें कि हमारे पास एक मोटरसाइकिल है और मोटरसाइकिल से हमें जाना है 10 किलोमीटर की दूरी, जो बहुत ही ज़रूरी काम है। तो 10 किलोमीटर दूरी पे हम गए, मोटरसाइकिल को चलाए, उसमें तेल लगा, वो तेल जला, ठीक है। 10 किलोमीटर आपने डिस्टेंस जो तय किया वो एक सही तरीके से किया क्योंकि वो ज़रूरी था। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया कि बेवजह कहीं पे घूमने चले गए, बेवजह गांव में उसे घुमा रहे हैं, ऐसे ही बेवजह घुमा रहे हैं। तो आप ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपका जो वो संसाधन है तेल, वो धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है, आपका गाड़ी धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। ये चीज़ नहीं करना है। अगर ये हम चीज़ें नहीं करते हैं तो ये है संरक्षण, यानी कि उसकी सुरक्षा। सुरक्षा का अर्थ ये नहीं होता है कि हम उसका बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करेंगे, का तो पूरा बचा के रखेंगे। तो पूरा बचा के रखेंगे तो सड़ जाएगा उसी तरह।
तो कहने का अर्थ है यूज भी करना है, लेकिन उसको सही तरीके से यूज करना है, तो वो कहलाता है संरक्षण। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में, यहाँ पे दो शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति, और मुझे उम्मीद है कि बहुत लोग इसका अर्थ नहीं जान पाते हैं कि सभ्यता और संस्कृति का अर्थ क्या होता है। तो चलिए मैं पहले बता देता हूँ कि सभ्यता क्या होता है और संस्कृति क्या होता है। सभ्यता जिसको हम लोग कहते हैं सिविलाइजेशन, अंग्रेजी में सिविलाइजेशन बोलते हैं। सभ्यता का अर्थ होता है कि जब हम सुबह में उठते हैं और रात में सोते हैं, तो उठने से लेकर के सोने तक के समय के बीच में जो जो हम क्रियाएं करते हैं, जो जो हम काम करते हैं, वो सब सभ्यता कहलाती है। और संस्कृति का अर्थ होता है कि हर जगह का बोलचाल, रहन सहन, खाना पीना हर जगह का अलग अलग होता है। जैसे कि इंडिया में क्या है कि इंडिया में लोगों का चाल चलन थोड़ा शर्म वाला होता है, मतलब कि यहाँ के लोग कपड़े पहनेंगे तो ध्यान रखेंगे कि उसमें बेशर्मी ना आए, लोग देख के शर्माते हैं, खास करके गाँवों में। शहरों में तो आजकल थोड़ा ये कम हो गया है, लोग नहीं शर्माते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो। आजकल तो लड़के शर्मा जाएंगे, लड़कियां बिल्कुल नहीं शर्माती है। लेकिन आप चले जाइए पश्चिमी देशों में, जैसे यूरोप महादेश में, तो वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का संस्कृति क्या है, नंगा रहना। वो लोग कपड़े ठीक से नहीं पहनता है। और उसका 2 कॉपी आपको देखना है तो आप गोवा जा सकते हैं, गोवा पर ऐसे ही लोग उघारे बैठा रहता है, ठीक है ना, मतलब बेशर्मों की तरह। तो संस्कृति, हर देश की संस्कृति अलग अलग होती है। और सभ्यता जो हम करते हैं, आपका सभ्यता, हर किसी का सभ्यता अलग अलग होता है। तो सभ्यता मतलब जो हम काम करते हैं वो सभ्यता है। संस्कृति चाल चलन, रहन सहन, ये सब हमारा क्या होता है, संस्कृति होता है। के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण, यहाँ पे ये शब्द जो है अविवेकपूर्ण, ध्यान से देखेंगे, अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग। अविवेक, विवेक मतलब होता है बुद्धि, पूर्ण मतलब साथ, बुद्धि के साथ, लेकिन अ लगा दिया जाए तो उसका उल्टा हो जाएगा। अविवेक मतलब हो गया बिना बुद्धि लगाए, बे मतलब का आप किसी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं। अतिशय उपयोग, अतिशय मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब बेवजह, बिना काम का आप कोई भी काम करते हैं, बिना काम का किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं। विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता है। यानी कि हमें ध्यान देना होगा, चाहे वो सामाजिक लेवल पर हो, चाहे वो आर्थिक लेवल पर हो, हमें इन समस्याओं पर ध्यान रख करके और कोशिश करना है कि हम संसाधनों की ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, संरक्षण कर सकें, उसको बचा सकें। अगर हम ही संसाधन को नहीं बचाएंगे तो हमारा भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि संसाधनों के संरक्षण से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ से लेकर के आप आराम से ये लाइन यहाँ तक आप बोल सकते हैं कि संसाधनों का नियोजित, नियोजित मतलब उसको नियोजन करके, जैसे हम कल के क्लास में पढ़े थे, और उसका सही तरीके से प्रयोग करना, बुद्धिपूर्वक प्रयोग करना ही संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। तो इसको आप लोग चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं कि संसाधनों का संरक्षण क्या है, तो इस लाइन को आप लोग लिख सकते हैं। तो सब मिला जुला के बात इतना ही है कि हमें बेवजह किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फालतू में हमें संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे एक क्रियाकलाप है, उसको आप लोग देखेंगे। तो क्रियाकलाप में दिया है कि ऐसे प्रदेशों को ज्ञात कीजिए, मतलब ऐसे राज्यों को ज्ञात कीजिए जो संसाधन सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देते हैं। मतलब कि संसाधन की दृष्टि से देखा जाए तो वे संपन्न हैं। संपन्न मतलब उनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, वस्तुओं की कमी नहीं है। लेकिन आर्थिक रूप में अगर बात किया जाए, पैसा रुपया के दृष्टि से अगर उनको देखा जाए, तो वे सांस्कृतिक और पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देते हैं।
मतलब कि पर्यावरण को बर्बाद करेंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे। तो ऐसे कुछ राज्यों की एक सूची बनाना है कि जिनके पास संसाधन तो हैं लेकिन वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके लिए अपने शिक्षक से भी मदद ले सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे क्रियाकलाप है, वो चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। देखेंगे नीचे एक महान व्यक्ति का चित्र है और हमें उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल पहचानते होंगे। इंडिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो बच्चा बच्चा इनको पहचानता ना हो, और यही है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए एक चिंतनीय ज्वलंत विषय रहा है। यहाँ पे बहुत ऐसे शब्द आपको दिखने को मिले जिसका तो आप लोग जान गए। संसाधनों का संरक्षण यानी कि संसाधनों का बुद्धिपूर्वक प्रयोग करना ही संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। समाज सुधारक मतलब वह व्यक्ति जो समाज के लिए काम करता है, जो समाज की समस्याओं को हटाने का काम करता है, उसको समाज सुधारक बोलते हैं। जिसमें गांधी जी आ सकते हैं, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने समाज में हो रहे गलत कामों को दूर किया है, तो वे समाज सुधारक कहलाते हैं। नेता क्या होते हैं तो समझाना नहीं पड़ेगा, जैसे कि हमारे मोदी जी हैं, तेजस्वी जी हैं, ये सभी लोग क्या है, नेता हैं। चिंतक मतलब होता है जो चिंतन करे, जो समाज में हो रहे समस्याओं पर बातें करे, उसको दूर करने का प्रयास करे, उसको चिंतक बोलते हैं। और पर्यावरणविद का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जो पर्यावरण के बारे में दिन रात काम करता हो, उसके बारे में सोचता हो, उसको बचाने का काम करता हो, उसको पर्यावरणविद कहते हैं। तो इन लोगों के सामने पर्यावरण को लेकर के, संसाधन को बचाने के लिए हमेशा एक चिंतनीय विषय रहा है, मतलब हमेशा इन लोगों ने इस पर चिंतन किया है। इस संदर्भ में महान दार्शनिक एवं चिंतक महात्मा गांधी के विचार प्रासंगिक हैं। यहाँ पे हमारे महात्मा गांधी जी का एक विचार है, किसको लेकर के, तो संसाधनों को लेकर के। यहाँ पे देखिए उनको दार्शनिक और चिंतक कहा गया है। ये दार्शनिक भी थे और चिंतक भी थे। और इन्होंने क्या कहा है, तो लाइन को थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। गांधी जी ने कहा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। बात को समझिएगा, एक है पेट और एक है पेटी। यहाँ पे दो शब्द हैं, पेट और पेटी। पेट मतलब कि हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे पास वस्तुओं की कमी नहीं है, हमारे पास कमी है कि हम उसे बचा नहीं पा रहे हैं। बहुत ऐसा फैमिली होता है जहाँ पे आमदनी तो होती है, लेकिन वे लोग उस आमदनी को बचा नहीं पाते हैं, उसे बेवजह खर्च कर देते हैं। जैसे कि रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति प्रतिदिन 500 रुपये कमाता है, लेकिन वो डेली दारू शराब पी जाएगा और वो 500 रुपये से उसका ठीक से परिवार भी नहीं चल पाता है। लेकिन एक प्राइवेट टीचर जो रोज़ का 100 रुपया कमाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपया कमाता है, उस 200 रुपये में वो अपनी फैमिली को चला करके अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा लेता है, क्योंकि वो 200 रुपये को सही तरीके से यूज करता है। लेकिन 500 रुपया कमाने वाला, रिक्शा चलाने वाला 500 रुपया कमाएगा, लेकिन वो उसे सही तरीके से प्रयोग नहीं करेगा, जिसके चलते वो हमेशा गरीबी भरा जीवन जीता है, दुख भरा जीवन जीता है। लेकिन 200 रुपया कमाने वाला प्राइवेट टीचर आसानी से अपना जीवन अच्छी तरीके से इज्जत के साथ जी लेता है। तो कहने का अर्थ गांधी जी का यही है कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे देश में संसाधनों की कमी है, संसाधनों की कमी नहीं है, यहाँ पे लोगों को उसे बचाने की कमी है। लोग उसे बचा नहीं पाते हैं, उसे सुरक्षित नहीं कर पाते हैं। तो केवल घर में धन हो जाने से सब कुछ नहीं होता है, धन को बचाने वाला भी सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मेघा पाटेकर, यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं, मेघा पाटेकर, ये हैं मेघा पाटेकर। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग कि मेघा पाटेकर ने कौन सा आंदोलन चलाया था,
तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये आप लोग अंडरलाइन भी कर सकते हैं, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, तो मेघा पाटेकर। और मुझे उम्मीद है कि मेघा पाटेकर का आपने चित्र नहीं देखा हो, तो यही है मेघा पाटेकर, इनको देख लीजिए ध्यान से। फिर है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने चलाया था चिपको आंदोलन। यहाँ पे आप पिक्चर उनका देख सकते हैं, ये है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है ना। चिपको आंदोलन के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, जो पेड़ को बचाने के लिए, पेड़ को काटने से बचाने के लिए जो चिपक गए थे लोग, तो इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो चिपको आंदोलन चलाए थे सुंदरलाल बहुगुणा, और संदीप पांडे द्वारा हुआ था। संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय, यानी कि वर्षा के पानी को इकट्ठा कर कृषि भूमि का विस्तार और खेती करना। और कौन है संदीप पांडे, तो ये चित्र जो आप लोग देख रहे हैं ये है संदीप पांडे। तो ये तीनों फिगर आप लोग याद रखेंगे, ये मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा हो गए चिपको आंदोलन, और संदीप पांडे ने वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार किए थे। तो ये संसाधन संरक्षण की दिशा में, संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है। मतलब ये लोग संसाधनों को बचाने के लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं कि किसी ने पानी बचाया, किसी ने जल बचाया, किसी ने नदियों को बचाया, किसी ने फसलों को बचाया। तो हर स्तर पर ये समाज सुधारक लोग काफ़ी अच्छे अच्छे काम करते गए। फिर आगे है, गांधी जी जैसे कई चिंतकों का मानना है कि मानव का स्वार्थी, स्वार्थी मतलब होता है लालची, यानी मनुष्य क्या होता है, लालची होता है, हर चीज़ में लालच देखता है, अपने लालच के आगे वो किसी को महत्व नहीं देता है। स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब होता है आदत, अत्याधुनिक तकनीक की शोषणात्मक क्रियाकलाप संसाधन के तीव्रतम ह्रास के लिए मजबूर कर देता है। यानी कि गांधी जी ये आधुनिक मशीनों का, आधुनिक युग के हर एक वस्तु का प्रयोग करने के लिए वो किसी भी संसाधन को बर्बाद कर सकता है, किसी भी संसाधन को हानि पहुंचाने में वो थोड़ी भी देरी नहीं कर सकता है। जैसे कि आजकल देखिए 4G 5G कितना मतलब ट्रेंड में आ गया है कि इसके चलते कोरोना वायरस फैल रहा है, इसके चलते ये बीमारियां फैली। तो सही बात है कि जितने भी नए उपकरण निकलते हैं, चाहे कोई भी नेटवर्क हो, उससे रेडिएशन निकलता है, उन रेडिएशन से कैंसर जैसे खतरनाक रोग होते हैं। तो भले ही मनुष्य कैंसर ले लेगा, बीमारियों को जन्म देगा, लेकिन इसके लिए वो प्राकृतिक संसाधनों का बर्बाद जरूर करेगा, या कोई भी संसाधन है। तो गांधी जी कहते थे कि सिंपल लाइफ जीने के लिए, जिसमें मशीनों का रोल ना हो, आदमी का ज़्यादा रोल हो। गांधी जी मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे। मतलब वो कभी नहीं चाहते थे कि इन मशीनों के द्वारा, आप देख रहे हैं ना बहुत सारे मशीन लगे हुए हैं, मशीन का प्रयोग व्यक्ति ना करे, बल्कि मेहनत करे शरीर से, इससे शरीर स्वस्थ रहेगा और इससे लोगों को रोजगार भी ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख लिए आजकल क्या हो रहा है कि अगर कोई रोड बन रहा है तो रोड को बनाना है तो जेसीबी आ रहा है और पूरा एक एक जेसीबी आके एक दिन में पूरा माटी उटी भर के चला जा रहा है। लेकिन सोचिए जेसीबी नहीं होता तो भले ही थोड़ा देरी से काम होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे कामों, लोगों को रोजगार मिलता है, लोग काम करते, सर पर मिट्टी ढोकर उसको भरते, जैसे पहले के ज़माने में होता था। लोग शरीर से मेहनत करते। आज देख लीजिए कोरोना उसी व्यक्ति को पकड़ रहा है जो ज़्यादा सुकुमार है। जो शरीर से मेहनत करने वाले लोग हैं उनको कोरोना नहीं पकड़ रहा है। पहले जो बच्चे होते थे वो गुल्ली डंडा, क्रिकेट, दिन भर पता नहीं कौन कौन सा खेल खेलते थे जिनमें उनके शरीर का एक्सरसाइज होता था। लेकिन आजकल के बच्चे कैरम बोर्ड खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, मोबाइल में सारा गेम खेलते हैं। अब ये बच्चे क्या विकास कर पाएंगे? तो जाहिर सी बात है कि ये बच्चे शरीर से कमज़ोर हो जाएंगे। तो गांधी जी का कहीं ना कहीं सोच तो बेहद बहुत ही अच्छा था कि मशीनों का प्रयोग कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा शरीर का प्रयोग किया जाए ताकि शरीर मजबूत हो सके। यहाँ पे आपके किताब में दिया है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मतलब कहा जाता है कि क्वेश्चन भी पूछ देता है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या है, तो कहेंगे कि मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति, यानी मनुष्य जो तकनीक का प्रयोग कर रहा है
और इन तकनीकों के चलते डाकू बढ़ रहे हैं। डाकू, देखिए, डाकू पहले वो लोग होते थे जो किसी घर में ज़बरदस्ती घुस करके उसमें से ज़बरदस्ती सामान लेकर चले जाते थे। तो डाकू ये मशीन का प्रयोग करने वाले बड़े बड़े फैक्ट्री वाले लोग हैं, मशीनों का यूज करने वाले ये लोग हैं जो डाकू प्रवृत्ति को हो गए हैं। और देखते हैं, वे बड़े जन समुदाय मतलब हो गया कि जहाँ पर बहुत सारे लोग जब एक काम के लिए इकट्ठा हो जाते हैं तो इसको कहते हैं जन समुदाय। जैसा कि ये पिक्चर देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं इसमें, तो ये जन समुदाय है। द्वारा उत्पादों के उत्पादन के समर्थक थे। मतलब गांधी जी का मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल करके किसी काम को करें जिसमें मशीनों का प्रयोग काफ़ी कम हो और लोग खुद से मेहनत करें। इससे क्या होगा, एक तो लोगों का शरीर स्वस्थ रहेगा और दूसरा लोगों को बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते, जितना गांधी जी कहते गए सब हम उसका उल्टा करते चले गए, जिससे एक बड़ी आबादी को बेरोजगारी जैसी सामाजिक कोड़ से बचाया जा सके। बेरोजगारी को एक प्रकार से कोड़ कहा गया। कोड़ एक ऐसा रोग है जो समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसका जीवन नरक हो जाता है, शरीर सड़ के गिरने लगता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस व्यक्ति को कोड़ हो गया है हाथ में, एकदम घिनौना हो जाएगा, उसके पास कोई नहीं रहेगा, जिसको कुष्ठ रोग कहा जाता है। तो एक बेरोजगारी भी हमारे जीवन में एक कोड़ है। जैसे कि इस समय तो और ज़्यादा फील हो रहा है कि कोरोना का टाइम है और जितने भी लोग जो प्राइवेट सेक्टर से लोग जुड़े हुए हैं, प्राइवेट काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समझ जाइए कि इस समय क्या बीत रहा है। अब वही समझ सकते हैं, जैसे कि मैं भी उसी में हूँ कि इस लॉकडाउन में पिछले साल से जितना परेशानी हो रहा है कि इसका बयान नहीं किया जा सकता है कि कितनी परेशानियाँ हैं। खास करके टीचर लोगों को और ज़्यादा है जो प्राइवेट सेक्टर से। उनका मानना था कि इस प्रक्रिया में श्रमिकों में कार्य दक्षता के विकास में वृद्धि होगी और संसाधनों के विराम लग सकेगा। मतलब उनका मानना था कि अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं तो एक तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, दूसरा संसाधन बर्बाद नहीं होंगे और तीसरा कि लोग फिट रहेंगे, लोग शरीर से कमज़ोर नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में लोग उसी को अच्छा काम मानते हैं जिसमें शरीर से मेहनत ना करना पड़े बल्कि आराम मिले। संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए हैं। मतलब इन संसाधनों को बचाने के लिए केवल देश लेवल पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई सारे बैठक हुए हैं, कई सारी चीज़ों पे चर्चाएं हुई है कि संसाधनों को कैसे बचाया जा सके। सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। इस लाइन को आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए। क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि सर्वप्रथम संसाधन के संरक्षण हेतु कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुआ था, कब और कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने। किसने किया था? क्लब ऑफ रोम ने किया था। 1974 ईस्वी में सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में इससे संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए। मतलब सुमशेर की एक व्यक्ति हैं जिनका एक किताब है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, मतलब कि अगर जितना हम छोटा सा जीवन जिए उतना ही सुंदर जीवन है। तो उसमें गांधी जी के विचार सुमशेर ने छापा था 1974 में। ब्रटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने में कारगर सिद्ध हुआ। इसमें सतत विकास की संकल्पना के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे बैठक, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिसमें ये कोशिश किया गया है कि संसाधनों को कैसे बचाया जा सके। इसी रिपोर्ट को बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से भी दस्तावेज प्रकाशित किया गया। रियो डी जेनेरो जो ब्राज़ील में है, एक जगह का नाम है, 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन भी इस संदर्भ में एक सुनियोजित प्रयास था। ब्राज़ील में, जिसको सांपों का देश कहा जाता है,
वहाँ पे एक जगह है रियो डी जेनेरो, वहाँ पे 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। आगे लास्ट में इसको हम समझेंगे कई बार पृथ्वी सम्मेलन हुआ और इसमें क्या क्या बातें हुई है संसाधन को लेकर के। 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। अब याद रखना है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील में हुआ था, दूसरा न्यूयॉर्क जो अमेरिका में पड़ता है 1997 में हुआ था, और 2002 में जोन्सबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, और 2002 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। संसाधन संरक्षण की दिशा में विश्व स्तरीय सराहनीय प्रयास है। तो इन सभी सम्मेलनों में क्या कोशिश किया गया है कि हम कैसे संसाधनों को बचा सकते हैं। फिर यहाँ पे एक दिया है, क्या आप जानते हैं, फिर से देखते हैं। देख, किताब में जो भी टॉपिक है ना, आप लोगों को इतना तो समझ में आ चुका होगा अभी तक, जो लोग लाइन से वीडियो देख रहे हैं, कि मैं किसी भी टॉपिक को छोड़ता नहीं हूँ, सबको लेके चलता हूँ। भले थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोगों को लगेगा कि जल्दी ख़त्म हो जाए। देखिए, जल्दी का चक्कर करेंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा, कि कंटेंट तैयार करने में समय लगता है। देख ही रहे हैं आप लोग, सबका टाइपिंग करना है, टाइपिंग करने के बाद से उसको कलर चढ़ाना है, उसका पिक्चर लगाना है उसके हिसाब से। किताब में तो इतने पिक्चर होता नहीं है, उसके बाद वीडियो बनाना, तो बहुत सारा टाइमिंग लग जाता है बाबू। सो थोड़ा सा धीरे धीरे बट आप लोग का एसएसटी हम काफ़ी अच्छे से तैयार करवा देंगे। और बाकी सब्जेक्ट तो आप लोग का प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो एक तरह से देखा जाए तो आप मैट्रिक का पूरा तैयारी कर सकते हैं इस चैनल से। तो आराम से आप जाके संस्कृत, हिंदी, मैथ, इस सब का तैयारी आप लोग कीजिए। और एसएसटी तो हम चला ही रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु, मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। इसी सम्मेलन के बाद प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये लाइन आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। और क्यों मनाया जाता है? तो सबसे पहले विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में, और वहीं पे ये निश्चित किया गया कि हम हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाएंगे। तो ये आप लोग समझ गए संसाधनों का संरक्षण। अब अगले पार्ट में, पार्ट 6 में हम लोग पढ़ेंगे सतत विकास की अवधारणा। और आज के लिए इतना ही। जो भी आपके मन में जो सवाल पैदा हो रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और कमेंट बॉक्स में नहीं डालिए, उससे अच्छा रहेगा कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के, या मेरे व्हाट्सएप पर आप लोग भेज सकते हैं क्वेश्चन। मैं उसका जैसे ही टाइम मिलेगा उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा, उसका आंसर भेज दूंगा, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।